हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंतर्गत हम जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसके अंदर शैक्षिक प्रबंधन का टॉपिक जुड़ा हुआ है अपने। उसके अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। अभी तक अपनी 4 क्लासें हो गई है। आई होप आप सबको पसंद आ रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, अपना फीडबैक भी देना कमेंट करके, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि मैं आगे पूरा फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो करवाऊँगा। तो जो भी क्लासें हैं वो आपको मिलती रहे, क्योंकि अपन इसके अंदर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। आज जो अपना टॉपिक लेके आया हूँ मैं, वो है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। क्या? राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, यानी एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान। आज इसके अंदर अपन जो राजस्थान का एजुकेशनल सिनेरियो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं कि राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का विकास। सबसे पहले हम अगर शैक्षिक परिदृश्य के बारे में देख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर शिक्षा का विकास कैसे हुआ है। तो शिक्षा के विकास के बारे में अगर बात करें तो एक तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात करते हैं अपन, और एक स्वतंत्रता पश्चात की। अब अगर स्वतंत्रता पूर्व की बात करें तो अपन एक तो देखिए कि कौन कौन से शिक्षा के केंद्र थे उस टाइम, बालिका शिक्षा के बारे में क्या व्यवस्था थी, और शासक वर्ग की शिक्षा है उसके लिए भी क्या व्यवस्था की गई थी, और ईसाई मिशनरी है उनके द्वारा भी कौन से स्कूल खोले गए थे। तो इन सब का अपन अध्ययन करते हैं। तो शिक्षा के केंद्र की अगर बात करें तो सबसे पहला केंद्र है वो अजमेर में और पुष्कर में खुला था। ये अजमेर और पुष्कर में दोनों अलग अलग है। आप सोचो कि पुष्कर है वो अजमेर के अंदर ही है तो एक ही होगा, नहीं, ये दोनों अलग अलग है। तो अजमेर के अंदर ये 1819 में जो अपना शिक्षा का केंद्र है वो पहला केंद्र खुला था, और इसके अंदर पादरी होता था उस टाइम, जो मैनेजमेंट करने वाला था वो पादरी था, उसका नाम था जावेज केरी। और जावेज केरी है, इसके बारे में एक बार पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो कौन है? जावेज केरी। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में बात करते हैं अपन बालिका शिक्षा की। तो बालिका शिक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला केंद्र है वो खुला था 1866-67 के अंदर। यानी बालिका शिक्षा की शुरुआत कब से होती है? तो 1866-67 का 70 है उससे। तो आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि भाई इसके अंदर जो 1866-67 है उसमें पहला केंद्र है या पहला विद्यालय वो कहाँ खुला था। मैं आगे आपको क्लास में बता दूंगा। उसके बाद में अपन शासक वर्ग की शिक्षा की आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। और ईसाई मिशनरी है उनका सबसे पहले ब्यावर में खुला था 1860 के अंदर। अब देखो आप यहाँ ब्यावर ये भी किस में है? अजमेर के अंदर ही है। और ये अजमेर, तो ये सब अजमेर के अंदर इसलिए है कि उस टाइम में अजमेर है, ये अजमेर मेरवाड़ा है, वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। यानी जो भी ब्रिटिश थे उनका यहाँ सैन्य ठिकाना था, उनका ठिकाना था, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था है उन्होंने सबसे पहले यहीं शुरुआत की थी। उसके बाद में अपन इनको डिटेल से देखते हैं आगे कि राजस्थान में आधुनिक शिक्षा के केंद्र की अगर बात करें तो एक तो अजमेर के अंदर था, जो हमने पढ़ा है कि 1819 के अंदर अजमेर और पुष्कर के अंदर खुला था, जहाँ पादरी था जावेद केरी, और इसको क्या कहते हैं? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। और ये एक बार पूछा हुआ भी है। दूसरा 1822 के अंदर खुला था बिनाय केकड़ी के अंदर। उसके बाद में 1875 के अंदर मेयो स्कूल, जो आगे कालांतर में चल के मेयो कॉलेज बन गया था। उसके बाद में 1929 के अंदर ब्यावर के अंदर सनातन धर्म के बारे में एक कॉलेज खुला था। 1942 के अंदर अजमेर के अंदर डीएवी स्कूल खुला था, यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय खुला था। ये खुला था अजमेर के अंदर 1942 के अंदर। उसके बाद में जैसे अजमेर के अंदर जो ईसाई मिशनरी है या जो ब्रिटिश है उनके द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो जयपुर के महाराजा है उन्होंने भी अपने रियासत के अंदर स्कूल खोला। और अगर जयपुर के महाराजा खोल रहे हैं तो महाराजा स्कूल ही नाम देंगे, तो महाराजा स्कूल ये कब खुला था? जयपुर के अंदर 1844 में। और वर्तमान में ये महाराजा कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में उदयपुर है, यहाँ 1863 के अंदर खुला था, क्योंकि जयपुर में खुल गया। उसके बाद में उदयपुर भी बड़ी रियासत थी तो यहाँ खुला, और इसका नाम था शंभू रत्न स्कूल। उसके बाद में जोधपुर का दरबार है, वो भी पीछे रहने वाला नहीं था, क्योंकि जोधपुर भी एक बड़ी रियासत थी। तो इसने 1869 के अंदर दरबार स्कूल खोला, क्योंकि जो जोधपुर का दरबार है वो क्या खोलेगा? दरबार स्कूल। और वर्तमान में ये दरबार स्कूल है, ये किस नाम से है? तो वर्तमान में जसवंत कॉलेज के नाम से जाना जाता है जोधपुर के अंदर। उसके बाद में अपन देखते हैं 2 नंबर पे कि राजस्थान में बालिका शिक्षा। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1866-67 के अंदर शुरुआत हुई थी। और सबसे पहला कौन सा था? तो जोधपुर के अंदर बालिका शिक्षा की शुरुआत होती है, और उस स्कूल का नाम था ह्यूसन गर्ल्स स्कूल। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था।
दूसरा है अजमेर के अंदर 1914 के अंदर जो सावित्री गर्ल्स स्कूल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा भी अजमेर के अंदर ये 1919 के अंदर जो सोफिया गर्ल्स स्कूल के नाम से जाना जाता है, और जो वर्तमान में भी बहुत फेमस स्कूल है सोफिया गर्ल्स स्कूल। उसके बाद में जैसे अपन आगे चलते हैं तो राजस्थान में शासक वर्ग की शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि जो शासक वर्ग है वो जो सामान्य लोग थे उनके साथ में अपने बच्चों को अध्ययन नहीं करवाते थे, और जो शासक वर्ग के स्कूल है उनको बोलते थे नोबल्स स्कूल। तो जहाँ भी आपको नोबल्स स्कूल लिखा मिले तो ये समझ लेना कि ये शासक वर्ग के शिक्षा के बारे में स्कूल बना हुआ था। तो सबसे पहला शासक वर्ग के लिए खुला था जयपुर के अंदर, क्योंकि जयपुर बड़ी रियासत थी, तो 1866 के अंदर, तो इसका नाम क्या था, नोबल स्कूल। उसके बाद में बीकानेर है, बीकानेर में 1893 के अंदर खुला, इसका नाम था वाल्टर नोबल स्कूल। और उदयपुर है उसके अंदर 1923 के अंदर भोपाल नोबल स्कूल खोले गए थे। तो ये शासक वर्ग की शिक्षा के बारे में जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के अंदर खुले। उसके बाद में अपन राजस्थान में शिक्षा के विकास की बात करें अपन स्वतंत्रता के पश्चात की, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व की बात कर ली है अपन ने, तो स्वतंत्रता के पश्चात अगर बात करें तो जैसे अपना संविधान लागू हुआ तो उसी टाइम से पूरी शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत हो गई। तो 1950 से 97 तक एक फेज अगर अपन मानते हैं, उसके बाद में दूसरा है 1997 से 2018 तक, और तीसरा फेज की अगर अपन बात करें तो ये कब हो गया, 2018 से वर्तमान तक है। तो 1950 से 97 तक, जैसे 1950 के अंदर अपना संविधान लागू हुआ तो उसके अंदर शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई, तो एक निदेशालय का गठन किया गया। निदेशालय, और इसे ही आयुक्तालय बोलते हैं, क्योंकि निदेशालय उसके अंदर तो बैठते हैं, अगर कोई जूनियर जो आईएएस है उसे निदेशक बनाया जाता है तो उसे तो बोलते हैं निदेशालय, और जो सीनियर आईएएस है उसको अगर अध्यक्ष या मुखिया बना दे उस निदेशालय का तो उसे बोलते हैं आयुक्तालय। और इसका ये क्या था कि निदेशालय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा दोनों का साथ में था, और ये कहाँ है, बीकानेर के अंदर। कब खुला, तो 1950 में, और यहीं से प्रबंधन का प्रारंभ हो गया। उसके बाद में 1997 और 2018 की बात करें तो क्या हुआ कि 1997 में ये जो प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का था उसका विभाजन हो गया। और विभाजन हुआ तो कौन सा हुआ कि निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा तो एक अलग से हो गया, और एक कौन सा हो गया, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा। जो प्रारंभिक शिक्षा था वो तो था कक्षा 1 से 8 के लिए, और जो माध्यमिक शिक्षा वाला था वो था 9 से 12 के लिए। और इन्होंने स्वतंत्र रूप से अलग अलग कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो 1/1/1998 यानी 1 जनवरी 1998 से इन्होंने पृथक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में 2018 के अंदर एक नया मोड आता है, और क्या आता है कि 8/8/18 को इन दोनों को वापस मर्ज कर दिया गया। जो निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा और निदेशालय माध्यमिक शिक्षा था, इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया, स्कूल शिक्षा विभाग। और इसके पीछे लॉजिक ये दिया था कि भाई स्कूल तो एक ही है, जैसे कुछ स्कूलें हैं वो सीनियर स्कूल होती है, कुछ सेकेंडरी स्कूल होती है, तो कक्षा 1 से 12 तक की स्कूल है उनके अंदर अलग अलग आदेश जारी हो जाते हैं। तो ये लोग इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको मर्ज किया और स्कूल शिक्षा विभाग नाम दे दिया। और ये स्कूल शिक्षा विभाग है, ये कौन सी क्लास तक है, तो प्री प्राइमरी से 12वीं तक है। तो अगर हमें ये वर्तमान में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन सी क्लासें आती है, तो प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक की क्लासें हैं वो किसके अंतर्गत आती है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत। उसके बाद में अपन देखें कि जैसे जो टाइम पीरियड है कालक्रमानुसार देखें कि कैसे कैसे अपनी शिक्षा का विकास हुआ। तो 1950 के अंदर प्रबंधन का प्रारंभ हुआ संविधान के लागू होते। उसके बाद 1959 के अंदर एक राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी। जो नागौर का बगदरी गांव है वहाँ पंचायती राज की स्थापना कर दी गई या पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो जो प्राथमिक शिक्षा की बात करेंगे अपन अभी, तो प्राथमिक शिक्षा है वो पंचायती राज के अधीन दे दी गई। उसके बाद 1997 के अंदर शिक्षा के अंदर इनका प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का विभाजन होता है। 2001 के अंदर पुनः प्रारंभिक शिक्षा इसको निदेशालय बीकानेर को सौंप दिया गया, लेकिन 2010 के अंदर पुनः पंचायती राज को सौंप दिया गया। और पंचायती राज क्या करती है, अभी जो 3rd ग्रेड है यानी प्राथमिक शिक्षा है उन या प्राथमिक शिक्षक है उनकी नियुक्ति करता है। उसके बाद में अपन देखिए कि राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, एक प्रबंधन होता है और एक प्रशासन होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, प्रबंधन और प्रशासन यानी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इनका मुखिया कौन होता है, तो शिक्षा मंत्री होता है। और शिक्षा मंत्री को क्या बोलते हैं, शिक्षा विभाग का अध्यक्ष। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि वर्तमान में शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन है, तो ये समझ लीजिए कि उस टाइम जो भी शिक्षा मंत्री होता है वही शिक्षा विभाग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अब इसके नीचे एक तो सचिवालय होता है और एक क्या होता है, निदेशालय। अब सचिवालय है ये तो जयपुर के अंदर है, और सचिवालय को कहते हैं सचिवों का
घर। और सचिवालय के अंदर क्या होता है, नीतियों का निर्माण करना, और नीतियों का निर्माण करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रशासक। नीतियों का निर्माण करने के लिए क्या कहलाते हैं ये, प्रशासक। उसके बाद में निदेशालय है, इसके अंदर बैठता है, जो इसका मुख्य होता है वो होता है निदेशक और यानी डायरेक्टर, और ये आईएएस रैंक का होता है। किस रैंक का होता है, आईएएस रैंक का। और इसका क्या कार्य होता है कि नीतियों को लागू करना, क्योंकि सचिवालय के अंदर जो बैठे हैं वो नीतियों का निर्माण करेंगे, और निदेशक है वो क्या कार्य करेगा, नीतियों को लागू करवाएगा या क्रियान्वित करना, और ये नीतियों को लागू करवाता है, इसलिए इसे कहते हैं प्रबंधक। और जो सचिवालय के अंदर बैठते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रशासक। उसके बाद में अपन देखें कि सचिवालय है और निदेशालय दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं कि सचिवालय में एक मुख्य सचिव होता है, जिसे सीएस बोल सकते हैं अपन, चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद में होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी एसीएस। उससे नीचे इसका सहयोग करने के लिए होते हैं प्रमुख शासन सचिव, जो आईएएस रैंक के होते हैं। प्रमुख शासन सचिव है, इनको शासन सचिव भी बोलते हैं, जो या शिक्षा सचिव भी इनको बोलते हैं, ये आईएएस रैंक के होते हैं। ऐसे अगर निदेशालय की अगर बात करें तो निदेशालय राज्य स्तर पर उस टाइम 2 थे, जैसे है तो अभी भी 2 ही, जैसे प्रारंभिक शिक्षा है उसका भी है और माध्यमिक शिक्षा है उसका भी है। निदेशालय तो 2 ही है, लेकिन उनके अंदर जो निदेशक है वो कितने हैं, एक ही है। अगर प्रारंभिक शिक्षा के लिए काम करें, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में काम करता है तो वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक हो गया, और माध्यमिक शिक्षा के निदेशालय में काम करता है तो वो किस में हो गया, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो राज्य स्तर पर कितने निदेशालय हैं अपने, 2। संभाग स्तर पर कितने हैं, 9। अब आप बोलोगे सर संभाग है वो तो अपने कितने हैं, 7 ही है। संभाग 7 वैसे है राजनीतिक रूप से या सीमांकन के हिसाब से 7 है, लेकिन शिक्षा संभाग है वो कितने, 9। इनका मैं डिटेल से आगे अध्ययन करवाऊंगा कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं। और जो संभाग है उनके अंदर बैठते हैं संयुक्त निदेशक, जो किस रैंक के होते हैं, जेडी रैंक के होते हैं। इनकी रैंक भी पूछते हैं कई बार कि संभाग स्तर पर जो बैठता है उसकी कौन सी रैंक होती है, तो कौन सी रैंक होती है, जेडी रैंक की। उसके बाद में जिला, पहले अपने 33 जिले ही थे, अभी तो 41 हो गए, लेकिन 33 जिले थे, तो उसके हिसाब से जो कार्यालय बने हुए हैं, अभी 41 के हिसाब से नहीं बने हैं, आगे बन जाएंगे तो आपको और अपडेट कर दिया जाएगा। तो जिला के हिसाब से 33 है, इनको क्या बोलते हैं, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी या डीईओ। उसके बाद में खंड है वो है 301, यहाँ बैठते हैं सीबीओ। और उसके बाद में पंचायतें हैं, वहाँ पंचायत पर एक जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है उसको बना दिया जाता है पीईओ। तो ये इन निदेशालय के अंदर कैसे कैसे नीतियों का लागू करवाया जाता है, ये इनका ऑर्डर है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि शिक्षा मंडल यानी संभाग। मैंने बताया आपको कि संभाग वैसे तो अपने 7 है, लेकिन शिक्षा संभाग कितने हैं, 9 है। तो जो शिक्षा मंडल है इसका मुख्य होता है संयुक्त निदेशक, जिसका मैंने बताया आपको कि जेडी रैंक का होता है। संख्या इनकी 9 है। नवीन का अगर पूछ ले, एक बार क्वेश्चन आया है पिछली जो वैकेंसी थी उसके अंदर ही था कि नवीन संभाग कौन कौन से बने हैं, तो नवीन एक तो पाली और एक ये बीकानेर है, ये दोनों नवीन बने। अब पाली है, इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे जालोर, पाली, सिरोही। अब याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि पाली जासी, जैसे ये पाली है, जालोर का जा ले लिया और सिरोही का सी, तो पाली जासी। ऐसे बीकानेर है, बीकानेर में देखो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। अब बीकानेर का बी ले लो, गंगानगर का जी, तो बिग और हनुमान, बिग हनुमान। तो ऐसे भी याद कर सकते हो इनको। उसके बाद में जोधपुर है, तो जोधपुर के अंदर बाड़मेर है, जैसलमेर है और जोधपुर खुद है ही। उदयपुर के लिए याद रखने वाला ये है कि इसके अंदर सर्वाधिक जिले हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में है या कौन से शिक्षा मंडल के अंतर्गत है, तो कौन सा है, उदयपुर। इसके अंदर है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद। उसके बाद में अजमेर है, अजमेर का भी याद रखना है क्योंकि ये टोंक थोड़ा ऊपर रह गया, फिर भी इसके अंदर अजमेर के अंदर ही शामिल किया गया है। तो अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। उसके बाद में कोटा, तो कोटा के अंदर देखो कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी। याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कोज्जा बाबू, कोज्जा बाबू। अब देखो को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा और बू से बूंदी। उसके बाद में जयपुर है, जयपुर के अंदर देखो अलवर है, दौसा है, जयपुर है। चूरू के अंदर शेखावटी है, यानी चूरू, सीकर और झुंझुनू। भरतपुर है, भरतपुर के अंदर भरतपुर हो गया, धौलपुर है, करौली है और सवाई माधोपुर आ गया इसके अंदर। उसके बाद में अपन देखें कि शिक्षा खंड, तो शिक्षा खंड यानी ब्लॉक स्तर के 301 बताएं, अभी तक 301 है, आगे सरकार अगर और बढ़ा देगी तो वो भी अपडेट आ जाएगी, लेकिन इनकी संख्या वैसे पूछते नहीं है। मुख्य इसके कौन होते हैं, सीबीओ यानी मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये किस रैंक के होते हैं, तो ये होते हैं डीओ रैंक के।
उसके बाद निम्न स्तर की अगर बात करें, जैसे पंचायत स्तर है, तो पंचायत स्तर पर मैंने बताया था कि प्रधानाचार्य होता है एक पंचायत की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है उसके अंदर, तो उसको पीईओ बना दिया जाता है। और एक बाकी जो स्कूलें होती है उनमें क्या होता है, संस्था प्रधान। एक मैं आपको ये बता दूं कि जैसे पूरा ये कक्षा है, इसके अंदर मैं एक तो ई की बात करूंगा और एक एस बोलूंगा। तो ई का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन, और एस का मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा। तो आप ई या एस बोलूँ तो वहाँ समझ जाना कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद में अपन देखेंगे राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के कार्य यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के क्या कार्य है राजस्थान के अंदर। तो शिक्षा नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना, प्रबंधन एवं प्रशासन, एलिमेंट्री एजुकेशन का विस्तार करना है, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता के लिए गतिविधियों का विकास। और गतिविधियों का विकास कैसे करेंगे, जैसे सीसीपी है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी है, एबीएल यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सीसीई यानी चाइल्ड केयर एजुकेशन, ये सब गतिविधियों का हो गया। उसके बाद में आर्थिक नियोजन यानी वित्त का नियोजन करना, ये भी इसका एक मुख्य कार्य है। उसके बाद में अपन देखेंगे राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा की संस्थाएं कौन कौन सी है। तो संस्थाएं दो प्रकार की है, और दो प्रकार की कैसे कि एक तो राजकीय संस्था यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और दूसरी कौन सी है, स्वायत्त शासी संस्था यानी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद में जैसे पहले देखे अपन राजकीय संस्थाएं कौन सी है, तो एक तो निदेशालय जो पढ़ के आए हैं अपन, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा। और प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो निदेशालय कौन सा आएगा, प्रारंभिक शिक्षा वाला। ये कहाँ है, बीकानेर के अंदर। दूसरा है निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान, इसका निदेशालय है जयपुर के अंदर। तीसरा है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, तो इसका निदेशालय भी कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में चौथा है डाइट्स जो कहाँ होती है, प्रत्येक जिले के अंदर। उसके बाद में जैसे अपन बात करें स्वायत्त शासी संस्था यानी ऑटोनोमस बॉडी है उनकी, तो यहाँ पहला आता है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। और मैं इनको याद रखने के लिए जैसे बार बार आगे आएगा, जैसे माध्यमिक शिक्षा के लिए भी अपन पढ़ेंगे राजकीय संस्थाएं और स्वायत्त शासी संस्थाएं। तो जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं उनको ध्यान में रखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसके पीछे परिषद या बोर्ड लगा हुआ हो वो सारी कौन सी हो गई, स्वायत्त शासी संस्थाएं। तो ये एक तरीका हो सकता है आपका याद करने का, जैसे ऑप्शन आए तो उनमें छांटने के में ये मदद कर सकता है। दूसरा है राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, इन सबको अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर। चौथा है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल यानी RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक, तो ये कहाँ है, जयपुर के अंदर है। उसके बाद में पाँचवा है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये कहाँ है, उदयपुर में, जो RSCERT है अपने सिलेबस के अंदर है। तो इसे आगे अपन और डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में जैसे आगे चलते हैं अपन पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, तो ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बीकानेर के अंदर। इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, तो उपनिदेशक होता है, और इसकी रैंक होती है DD रैंक। इसका कार्य क्या होता है, जो BSTC है, या BSTC की जगह आजकल इसे बोलने लगे हैं DLED, तो इसकी परीक्षाओं का आयोजन करवाना, मूल्यांकन करवाना, ये सब इसका कार्य है। उसके अलावा जो 5वीं की और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती है उनका आयोजन करवाना, इनका मूल्यांकन करवाना, ये भी इसका ही कार्य है पंजीयक शिक्षा विभागीय। और तीसरा कौन सा है, एक संगीत भूषण नाम से, और इसका दूसरा नाम है प्रभाकर। जो ये विद्यालय कहाँ स्थित है, रामपुरा कोटा के अंदर स्थित है। तो इसकी जो परीक्षाएं होती है 10वीं तक का विद्यालय है, मैं आपको बता दूं कहाँ तक है, 10वीं तक का विद्यालय। तो इसकी जो परीक्षाएं हैं उनका भी आयोजन कौन करवाता है, पंजीयक शिक्षा विभागीय। उसके बाद में देखते हैं अपन राजस्थान मदरसा बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर के अंदर। स्थापना कब होती है इसकी, 27 जनवरी 2003 को। और इसका कार्य क्या है कि मदरसों का पंजीयन करवाना और उनके अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से बनाना। जैसे मदरसा के अंदर सुबह सुबह या एक पारी के अंदर कौन सी होती है, इनकी धार्मिक शिक्षा जिसे दीनी तालीम बोलते हैं, और जो सेकंड पारी होती है उसके अंदर जो स्कूली शिक्षा है उसका होता है, और MDM का, इन सब का संचालन करना या इनकी मॉनिटरिंग करना किसका कार्य है, राजस्थान मदरसा बोर्ड का। उसके बाद में है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर। पहले क्या है कि टीचर कम होते थे, और टीचर होते ही नहीं थे, ये मान लो कि बहुत कम थे। इसलिए जिस गांव में जो भी ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था उसको सरकार ने एक योजना बनाई और उसको वहाँ का टीचर नियुक्त कर दिया, और बोला कि भाई आप साक्षरता बढ़ाने के लिए ये कार्य किया गया था, साक्षरता बढ़ाने के लिए। तो उसको वहाँ का टीचर नियुक्त कर दिया, और उसका कार्य था वहाँ की जो भी लोग हैं उन सबको पढ़ाना। तो इस योजना को क्या नाम दिया गया था, शिक्षा कर्मी योजना। और जो शिक्षा कर्मी योजना है
इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अजमेर के अंदर 1984 में इसकी शुरुआत होती है और 1987 के अंदर संपूर्ण राज्य के अंदर इसको लागू कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे सरकार ने इन सबको बीएसटीसी भी करवा दी और इनको प्रबोधक भी नियुक्त कर दिया, यानी इनको प्रबोधक बोलने लग गए। और इनका उसके बाद में आगे भी जैसे प्रमोशन के लिए वरिष्ठ प्रबोधक भी बनाया जाता है इनको। तो ये था अपना शिक्षाकर्मी बोर्ड। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद यानी राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, शॉर्ट में बोले तो RCEE। तो अगर RCEE आ जाए तो भी आप समझ जाना कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना कब होती है? तो 3 नवंबर 1997 को। इसका कार्य क्या है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना और प्रबोधन करना, प्रबोधन यानी मॉनिटरिंग करना। तो इसका कार्य क्या है? गुणवत्ता लाना और मॉनिटरिंग करना। और क्या कार्य इसका कि योजनाओं को लागू करना, जैसे सर्व शिक्षा अभियान था, इन सब योजनाओं को लागू करना किसका कार्य है? RCEE का। उसके बाद में देखते हैं अपन कि राजस्थान साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय। तो सबसे पहले एक कार्यक्रम शुरू हुआ था साक्षर भारत कार्यक्रम, जिसके अंदर एज है वो रखी गई थी 15 से 35 वर्ष। ये शुरुआत होती है 8 सितंबर 2009 को। साक्षरता दिवस मनाते हैं अपन 8 सितंबर को, तो उस दिन शुरुआत होती है इसकी। उसके बाद में ये वर्तमान में बंद हो गया और इसकी जगह हो गया पढ़ना लिखना कार्यक्रम। ये भी इसकी जगह शुरू है, इसलिए इसके अंदर भी एज कौन सी हो गई? 15 से 35 वर्ष। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है या इसका टारगेट क्या है? तो 2030 तक 100% साक्षरता या 100% साक्षर करना इसकी मुख्य उद्देश्य है। और ये कहाँ चलाया जा रहा है? पढ़ना लिखना कार्यक्रम है ये, जो जहाँ या जिन क्षेत्रों में 60% से कम साक्षरता है वहाँ इसको चलाया जा रहा है। उसके बाद में अपन आगे देखें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के कार्य, कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा है उसके क्या कार्य है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा के पढ़े थे वैसे इसके पढ़ेंगे अपन। तो शिक्षा नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना, ये सेम उसका भी था। प्रबंधन एवं प्रशासन, ये भी था उसका, लेकिन इसका ये अलग है और यही इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन का संचालन करना, जैसे बीएड करवाना, बीएसटीसी करवाना, ये सब माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में भाषाओं को प्रोत्साहन, गतिविधियों का विकास करना और आर्थिक नियोजन। बाकी तो सेम जो प्राथमिक शिक्षा है उसके भी है, लेकिन इसके अंदर एक भाषाओं को प्रोत्साहन और एक शिक्षक शिक्षा है, ये दो महत्वपूर्ण हो गए, इसके अलग से हैं। उसके बाद में कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की संस्थाएं कौन कौन सी है? तो इसके अंदर भी कुछ राजकीय संस्थाएं है, कुछ स्वायत्तशासी संस्थाएं है। स्वायत्तशासी यानी ऑटोनोमस बॉडी है वो। तो इसके अंदर राजकीय यानी निदेशालय माध्यमिक शिक्षा हो गया, उसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा था, और यहाँ कौन सा हो गया? माध्यमिक शिक्षा। ये भी कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। उसके अलावा उच्च अध्ययन की शिक्षा संस्थान है, जैसे IASC, ये एक अजमेर के अंदर है और एक बीकानेर के अंदर, यानी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है वो है। उसके अलावा राज्य के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय एक तो जोधपुर के अंदर है, और जो शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है वो कहाँ है? बीकानेर के अंदर। और चौथा कौन सा हो गया? शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। अब बात करते हैं अपन स्वायत्तशासी संस्थाएं की। तो ये कौन से है? एक तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अंदर है, आप सबको पता है। उसके अलावा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत स्काउट एवं गाइड, बालिका शिक्षा फाउंडेशन और स्टेट ओपन स्कूल। ये चारों कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद में अपन बात करें आगे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ये कहाँ है? जयपुर में। उनको डिटेल से पढ़ते हैं। स्थापना होती है इसकी 21 मार्च 2005 को। इसका कार्य क्या है? ये 2-3 बार पूछा हुआ है, यहाँ जो मैं बताऊंगा तो ध्यान से सुनना। कि 10th क्लास है उसकी ओपन, जो स्टेट ओपन स्कूल है इसकी परीक्षा है वो 1 वर्ष में 2 बार होती है। और कितने वर्ष में 10th कर सकते हैं? तो 5 वर्ष के अंदर कर सकते हैं, और 9 चांस मिलते हैं। 5 वर्ष में 9 चांस यानी 9 बार परीक्षा दे सकते हैं। कुल विषय इसके अंदर 19 होते हैं। उसके बाद में जो 12th है उसके अंदर कुल विषय 21 होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन भी ऐसा आया हुआ है कि 10th के अंदर कितने विषय होते हैं? कुल तो 19। 12th के अंदर कितने होते हैं? तो 21 विषय। 21 में से 5 विषय लेने अनिवार्य होते हैं। 5 वर्ष में सेम इसमें भी वही है, 5 वर्ष में कर सकते हैं और 9 बार परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये था 10th और 12th का। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं अपन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी RCSE, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 3 फरवरी 2009 को होती है। इसका क्या कार्य है कि गुणवत्ता लाना शिक्षा में, प्रबोधन यानी मॉनिटरिंग करना, वित्तीय सहयोग करना, योजनाएं लागू करना, जैसे रमसा लागू की गई थी। तो ये सब इसका RCSE का मुख्य उद्देश्य है या इसके कार्य है। उसके बाद में अपन बात करते हैं शिक्षा विभागीय प्रकाशन की बात करते हैं। तो 3 तरह की पत्रिकाएं चलती थी पहले। एक तो शिविरा जो 1960 में प्रारंभ हुई थी, नया शिक्षक नाम से 1967 के अंदर प्रारंभ हुई थी, और शिक्षक दिवस प्रकाशन ये 1967 में, ये दोनों साथ में प्रकाशित हुई थी।
वर्तमान में ये बंद है, 2015 में इन दोनों को बंद कर दिया गया। किस किस को? नया शिक्षक और शिक्षक दिवस को। जो शिक्षक दिवस प्रकाशन है, इसके अंदर क्या आता था कि लेखन में जो रुचि रखने वाले शिक्षक हैं वो अपने लेख लिख सकते हैं, तो उनके लिए ये थी। वर्तमान में इसको बंद कर दिया। और नया शिक्षक है, ये त्रैमासिक पत्रिका थी, ये 2 भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश के अंदर प्रकाशित होती थी, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। अब जो सवेरा है वो वर्तमान में चल रही है। वर्तमान में एकमात्र पत्रिका है शिक्षा विभाग की, कौन सी? सवेरा। तो इसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग राजस्थान की है ये। उसके बाद में इसका प्रारंभ होता है 1960 के अंदर। इसका प्रथम अंक है वो हमेशा जुलाई माह में आता है। तो इसका जैसे स्टेटमेंट के हिसाब से पूछते हैं तो पूछ सकते हैं कि प्रथम अंक कौन से माह में शुरू होता है, तो जनवरी में नहीं होता, किस में होता है? जुलाई में। कुल अंक 11 है। अब आप बोलोगे सर महीने तो 12 होते हैं, फिर कुल अंक 11 कैसे हुए? क्योंकि जैसे अपनी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चलती है तो उस टाइम मई और जून का संयुक्त अंक निकाला जाता है, तो इसलिए कुल अंक कितने हो गए? 11। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? तो शिक्षा विभाग के आदेश आ गए, प्रीपत्र है, कोई नवाचार है शिक्षा से संबंधित, या कोई लेख है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब सितंबर माह का है अंक, वो कौन सा होता है? शिक्षक दिवस विशेषांक। क्योंकि जो शिक्षक दिवस प्रकाशन है ये बंद हो गया, तो बहुत से शिक्षक हैं उन्होंने बोला कि सरकार है वो शिक्षकों की प्रतिभा है उनको आगे नहीं बढ़ा रही है, या आगे बढ़ने में सहयोग नहीं कर रही है, या ये शिक्षक विरोधी सरकार है। तो सरकार ने फिर बोला कि नहीं, ये वित्तीय भार आ रहा है इसकी वजह से, लेकिन अगर कोई शिक्षक है वो लिखने में रुचि रखता है तो वो सितंबर माह की जो शिविरा आएगी उसमें उसका लेख छाप दिया जाएगा। तो ये शिक्षक दिवस विशेषांक कौन से महीने में आती है? तो सितंबर माह में। उसके बाद में राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग है, जैसे RCSE, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो ये किन से मिलकर बनी है? तो राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन है, इन दोनों को मिलकर कौन सी बनी है? राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसके अंतर्गत एक एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल बनाएगा, और वो कब बनाएगा? इन दोनों को मर्ज किया गया 8/8/2018 को, तो तभी इनका क्या बना था? एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल। उसके बाद में राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का जो संगठनात्मक ढांचा है वो देखते हैं। तो शिक्षा संकुल है कहाँ? जयपुर के अंदर है। इसका जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं स्कूल शिक्षा के इंचार्ज या ACS। ये कौन होता है? शासन सचिव, यानी IAS अधिकारी होता है, IAS रैंक का अधिकारी होता है। इसके नीचे इसका सहयोग करने के लिए आयुक्त होता है, उनको बोलते हैं विशिष्ट शासन सचिव, और RCSE यानी राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन के आयुक्त। इसके अंतर्गत इसके नीचे भी कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? तो एक तो RSCERT आता है, इसका निदेशक होता है IAS या RS रैंक का। निदेशालय है जो सेकेंडरी एजुकेशन का और एलिमेंट्री एजुकेशन का, इन दोनों के निदेशक कौन से रैंक के होते हैं? IAS रैंक के। और जो RCSE है उसका आयुक्त है वो भी IAS रैंक का होता है, लेकिन RSCERT है उसका निदेशक है वो IAS भी हो सकता है, RS भी हो सकता है, तो ये एक अलग है इनमें। उसके बाद में अपन देखते हैं संभाग स्तर पर इसका संगठनात्मक ढांचा कैसा है। तो इसका मुखिया होता है, उसको बोलते हैं संयुक्त निदेशक। ये किस रैंक का होता है? JD रैंक का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, या हमें ये पूछ ले कि सेकंड ग्रेड को नियुक्ति कौन देता है? तो जो संभाग स्तर पर है या संयुक्त निदेशक जो JD रैंक का होता है वो देता है इनको। अब इसके नीचे इनका सहयोग करने के लिए एक तो होता है अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिसे हम बोलते हैं ADEO। इसकी रैंक कौन सी हो गई? तो हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल रैंक होती है। उसके बाद में होता है उप जिला शिक्षा अधिकारी, और ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो शारीरिक शिक्षा का और एक होता है संस्थापन का। और जो संस्थापन वाला है उसके रैंक अगर हमें पूछ ले तो कौन सी रैंक होती है? HM रैंक। उसके बाद में अपना टॉपिक है वो अंत की ओर है। लास्ट में अपन देखते हैं कि जिला स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का संगठनात्मक ढांचा है। इसका मुख्य होता है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिसे हम बोलते हैं CDEO, और ये किस रैंक का होता है? तो उपनिदेशक रैंक का होता है। इसका मुख्यालय है, तो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर, एक तो प्रारंभिक शिक्षा का होगा और एक माध्यमिक शिक्षा का। तो एक तो प्रारंभिक शिक्षा का DO और एक माध्यमिक शिक्षा का DO। और क्या होगा? इसके नीचे डाइट का जो प्रधानाचार्य है वो DO रैंक का। उसके अलावा ADPC यानी अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, ये भी DO रैंक का होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं ब्लॉक स्तर पे, और ब्लॉक स्तर पर देखें संगठनात्मक ढांचा, तो ब्लॉक स्तर का जो मुखिया होता है वो होता है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी CBEO, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसके नीचे या इसका सहयोग करने के लिए एक तो होता है ACBO फर्स्ट और एक होता है ACBO सेकंड, और होता है PEO। तो PEO कहाँ होंगे? पंचायत स्तर पर। और UCEO कहाँ होंगे? शहरी स्तर पर, जैसे अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ये कहाँ होंगे? शहरी क्षेत्र में। और इन सब की रैंक क्या होगी?
प्रधानाचार्य रैंक होगी। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, वैसे तो आधे घंटा की है तो इतनी भी कोई लंबी नहीं है, लेकिन अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसके अंदर पढ़ी है। इससे आगे अपन जो भी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक देना कमेंट करके, लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।